देखिए, पूरी तरह से संतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन से खुद भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं होगा। क्योंकि जनता का चुनाव नहीं है, जनता का बहुत लेना देना नहीं होता है कि आप किसको भेजते हैं, किसको नहीं भेजते हैं। पार्टियां अपना अपना नफा नुकसान देखती हैं और नफा नुकसान देखते हुए अपने हित में, अपने भविष्य के लिए जिस तरह से फैसला हो सकता है उस तरह से करती हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चयन किया, फिर उसमें ये भी गिना दिया जाएगा इतने ओबीसी, इतने ये, इतने इनको शामिल किया गया। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी एडजस्टमेंट की टेक्निक पे या उसी एडजस्टमेंट की पॉलिसी पे काम किया है जिस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो दोनों में इस तरह से कोई फर्क नहीं है। हाँ, सेक्रीफाइस करते हुए अगर गठबंधन धर्म को निभाया है तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समर्थन कर दिया। हो सकता है उसमें आजम खान की जिद का बहुत बड़ा रोल रहा हो, लेकिन हो सकता है ये भी कि कपिल सिब्बल उनके लिए बहुत लाभदायक साबित हो आने वाले समय में। राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण आवाज भी बने और तमाम सारे कानूनी दांवपेच चूंकि सुलझाने के माहिर हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में लाभदायक साबित हो। इसी तरह जयंत चौधरी, ऐसा माना जा रहा था कि जयंत चौधरी के साथ अगर इस तरह का समझौता नहीं होता या इस तरह से अगर दयालु स्वभाव का परिचय न दिया गया होता तो शायद 2024 को लेकर अगर मगर की स्थिति आती। लेकिन आज जयंत चौधरी को लोकसभा राज्यसभा भेजने के बाद ये तो साफ हो गया। खुद जयंत चौधरी ने कहा कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे, तो कम से कम एक चीज पर उन्होंने मुहर लगाई। इसी तरह अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखता जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम सारे लोग वो एडजस्टमेंट के मारे हुए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। चाहे वो संगीता यादव का चयन हो, राधा मोहन दास अग्रवाल का चयन हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का चयन हो, या जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचलित नीति रही है, निषाद पार्टी के साथ समझौता करेंगे, एक बराबर निषाद नेता खड़ा करना शुरू कर देंगे। जैसा कभी राजभर उनके साथ हुआ करते थे तो अनिल राजभर नाम के नेता को उन्होंने खड़ा करना शुरू किया था। तो वो ऐसा सतह पर जरूर दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस एडजस्टमेंट की नीति से कहीं बच पाई है। अब कांग्रेस की बात जहां तक रही, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास इस समय, ये बात हम भी जानते हैं, हेमंत जी भी जानते हैं, और उस दौरान चुनाव के दौरान आप भी उत्तर प्रदेश के बहुत दौरे पे रही। और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी ऐसे थे जो हम लोगों से बातचीत भी उनकी होती थी। अल्पसंख्यक नेताओं में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को स्टार प्रचारक बनाया। उसमें बड़े नाम थे, गुलाम नबी आजाद भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, जिनका नाम लिया अभी नगमा मुरारजी, वो भी थी। लेकिन इत्तेफाक से जो मैंने पाया कि अल्पसंख्यक नेता के तौर पर सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की रही तो इमरान प्रतापगढ़ी की रही। जिस महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, उस महाराष्ट्र में पिछले 3 चुनाव में एक जितेंद्र अहवाड नाम के विधायक हैं। वो पर्पसफुली, जब इमरान प्रतापगढ़ी नेता भी नहीं हुए हुए थे, किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन वो इमरान प्रतापगढ़ी का एक बहुत विशाल लाखों का जलसा कराते थे अपने चुनाव में। मालेगांव से वो शायद लड़ते हैं, मालेगांव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। इसी तरह एक प्रत्याशी औरंगाबाद में है, वो उनको उस दौरान जब वो शायर हुआ करते थे तो सिर्फ इसलिए बुलाते थे कि उनके नाम पर लोगों को जोड़ने में कामयाबी मिलेगी और अल्पसंख्यकों के बीच में असर है। तो हो सकता है कि देखिए, समय होता है, एक नेता दूसरे को रिप्लेस करता है। मैं नहीं कहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी कोई बहुत प्रतिभाशाली राजनेता हों, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी की सियासत में सीधी दखल न रखने वाले आम मुसलमानों के बीच में इस समय, वर्तमान की स्थिति में बताऊं तो वर्तमान में इमरान प्रतापगढ़ी एक भीड़ खींचने वाले नेता हैं। उनके जलसों में भीड़ इकट्ठा होती है, उनको देखने सुनने के लिए लोगों की भीड़ आती है। तो शायद इमरान, और एक सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सिमटे हुए थे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, ज्यादातर नेताओं को मालूम था, चाहे वो बसपा से हों चाहे कांग्रेस से हों, कि होने क्या जा रहा है। बावजूद इसके जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, उन लोगों में ये तीनों नाम शामिल हैं। इन तीनों लोगों ने, अगर आप देखें तो शायद सभाएं करने में प्रियंका गांधी और लल्लू के बाद एक दो तीन स्थान पर इन्हीं तीनों लोगों का नाम होगा।
तो हर्ष जानने के बावजूद इन तीनों लोगों ने मेहनत की। राजीव शुक्ला एक जन नेता नहीं है, राजीव शुक्ला क्राउड पुलर नहीं है, लेकिन राजीव शुक्ला की कूटनीति में विभिन्न दलों से संपर्क साधने में, जब गठबंधन जोड़ की तोड़ की राजनीति का एक, दौर चल हाँ रहा हाँ। है, तो उनकी अपनी एक उपयोगिता है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के तमाम खराब हालात के बावजूद एक तबके में अपना असर रखते हैं। कुछ इलाके हैं जिनमें उनका असर है, पुराने कांग्रेसी वो हैं। उनकी उम्र के लोग शायद अब कांग्रेस पार्टी में उतनी सक्रियता नहीं दिखा सकते हैं जितनी आज भी प्रमोद तिवारी दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, पार्टी ने अपने हिसाब से, हो सकता है हमारी आदत है, हमारे जहन में कुछ बड़े नाम कांग्रेस के रहते हैं, जब वो छूट जाते हैं हमें लगता है अरे इतने बड़े नेता को छोड़ दिया। लेकिन तात्कालिक आवश्यकता हो सकता है कि इन तीन नामों की ज्यादा दिखाई पड़ती है, और इसलिए शायद इन तीन नामों का चयन किया गया। बाकी देखिए, जनता का चुनाव नहीं है, जो जननायक होगा, जन नेता होगा, वो 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव जीत कर आ जाएगा। यहाँ तो जरूरत उसकी है कि जो पार्टी के लिए अलग अलग मोर्चों पर काम करने में तो मदद अखिलेश कर यादव ने सके। डिंपल यादव का नाम देने के लिए क्या वजह देखी, महिला या फिर परिवार का सदस्य? देखिए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से दो निशाने साधे गए। एक, कि राज्यसभा में अगर डिंपल यादव का नाम उन्होंने ड्रॉप किया और जयंत चौधरी का नाम उन्होंने सेलेक्ट किया, उनको चुना, तो कम से कम एक तो उनके गठबंधन में फेविकोल की मजबूती हुई। और अब गठबंधन से आने वाले समय में विधान परिषद की सीटों के लिए कोई बहुत बड़ी मांग नहीं उठने वाली है। दूसरी बात यह है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब अगर मगर की स्थिति से बचे। तीसरी बात यह है कि जो आजमगढ़ की सीट है, उस आजमगढ़ की सीट पर हेमंत जी बेहतर बता सकेंगे कि आजमगढ़ की सीट पर अगर अखिलेश यादव खुद, डिंपल यादव, या शायद अब उनके हालांकि चुनाव लड़ने की तो संभावना नहीं है, रमाकांत यादव, कुछ दो तीन नामों को छोड़कर किसी और को अगर आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाएंगे, तो आजमगढ़ की स्थिति बहुत सहज नहीं होगी। और डिंपल यादव को यहां से ड्रॉप करने के बाद एक ये मैसेज क्लियर कट चला गया कि हाँ, डिंपल यादव अब आजमगढ़ में प्रत्याशी होंगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो एक बहुत आसानी से एक स्वीकार प्रत्याशी डिंपल यादव आजमगढ़ के लिए हो गई। तो मुझे लगता है ये दोनों निशाने एक साथ जो है साधे गए हैं कि एक तरफ तो गठबंधन धर्म बचा रहा, गठबंधन को मजबूती मिली, दूसरी तरफ आजमगढ़ की लोकसभा सीट के लिए एक मजबूत दावेदार, जिसकी दावेदारी पर पहले से ही मोहर लग गई। तो ये दो तीन चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने ये अपने जो चयन किए हैं राज्यसभा के प्रत्याशियों का, वो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।